हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्लास सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो सभी इस क्लास को अच्छे से देखें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुँच सके। और जिसको भी आपको बीएड के सब्जेक्ट के लिए नोट्स लेने या PDF नोट्स वगैरह लेने, तो आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या जो नंबर दे रखे हैं आप उन पर मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। और ये आपका पेपर रहने वाला है असाइनमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के लिए आंकलन। ये जो पेपर है बीएड सेकेंड ईयर या कोई बीएड का सेमेस्टर का विद्यार्थी है या और भी जो कोई BA बीएड या BSc बीएड जिनके भी ये सब्जेक्ट लगता है उन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है साथ साथ। तो आइए पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मापन, मूल्यांकन एवं मूल्य आंकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में मापन, मूल्यांकन तथा आंकलन तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है। यद्यपि अगर बात करें यानी समान अर्थ में अगर बात करें प्रयोग कर लिया जाए, परंतु इसकी प्रकृति, उद्देश्य और उपयोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मापन होता है, मूल्यांकन होता है या आंकलन होता है, उन तीनों का क्या होता है, अर्थ या प्रकृति या उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या ध्यान देना है, मापन क्या होता है। तो मापन का अर्थ होता है विद्यार्थियों, किसी विद्यार्थी की उपलब्धि, क्षमता या व्यवहार को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। यानी मापन वह होता है जिसके अंदर विद्यार्थी की जो उपलब्धि होती है कि उसने क्या हासिल किया, कितने अंक हासिल किए, कितनी क्षमता थी उसकी विद्यार्थी की या कैसा व्यवहार था, उसको संख्या के रूप में व्यक्त करना, जिसमें केवल ये ज्ञात किया जाए कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है या कितने अंक प्राप्त किए। उदाहरण के लिए अगर देखें किसी परीक्षा में 100 में से 72 अंक प्राप्त हुए हैं तो वह क्या होता है, मापन है। क्या है विद्यार्थियों, मापन है। सीधे से आपको समझ में आ गया। फिर बात करें कि मापन वस्तुनिष्ठ होता है। मापन क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है तथा इसमें केवल मात्रा पर बल दिया जाता है। यानी जो मापन होता है उसके अंदर मात्रा पर बल दिया जाता है। फिर दूसरी परिभाषा आपके लिए होती है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। मूल्यांकन क्या होता है, यानी मूल्यांकन मापन से व्यापक प्रक्रिया है जिसमें, यानी मूल्यांकन मापन से बड़ी, व्यापक का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है। तो मूल्यांकन व्यापक से, मापन से बड़ा व्यापक प्रक्रिया है जिसमें प्राप्त अंकों या तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया जाता है कि विद्यार्थी का प्रदर्शन अच्छा है, सामान्य है या सुधार की आवश्यकता। यानी उस बच्चे को पता चल जाता है कि बालक कैसा है, उसको अपने को सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये होता है मूल्यांकन। और मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष भी शामिल होता है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि विद्यार्थी को 72 अंक मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 72 अंक यानी 72 अंक मिल रहे हैं, तो ये मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी समझ अच्छी है, परंतु प्रस्तुतिकरण में सुधार अपेक्षित होता है। फिर तीसरा होता है आंकलन। आंकलन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी की सीखने की प्रकृति, कठिनाइयों, रुचियों और आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। आकलन केवल अंतिम परिणाम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया पर बल देता है। कक्षा में प्रश्न पूछना, गतिविधि करवाना, मौखिक प्रतिक्रिया देना, कार्यपत्रक जांचना आदि मूल्यांकन या आंकलन के उदाहरण माने जाते हैं। फिर इसके अगर मुख्य अंतर की बात करें तो आप इसको PDF में अच्छे से देख सकते हो विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर, मूल्यांकन के प्रकार, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखें क्लास को और क्लास को लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि आप अगर एक लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचने वाली है। क्योंकि आपका कॉलेज का ग्रुप होगा, आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, या आपके कोई भी यूनिवर्सिटी लगती है, आप किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी है, हर विद्यार्थी के लिए, अधिगम के लिए, आंकलन के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है और आप अपने साथियों को शेयर जरूर करें। तो शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन केवल परीक्षा लेने की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि ये जानने का साधन है कि शिक्षण के उद्देश्य कितनी सीमा तक प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन के अगर प्रकार की बात करें तो उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो पहला आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाकर समय पर सुधार करना होता है। जैसे कक्षा प्रश्नोत्तर, गृह कार्य, कार्यपत्रक, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। दूसरा आता है संकलनात्मक मूल्यांकन। इसके अंदर ये पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतिम उपलब्धि का निर्धारण करना होता है। वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली, जैसे आप अभी कोई भी एग्जाम के दे रहे हो, जैसे सेमेस्टर प्रणाली दे रहे हो, कुछ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीएड का अभी जो एग्जाम हो रहा है आपका ईयरली है, और कुछ विद्यार्थी सेमेस्टर प्रक्रिया के अंदर भी आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है नैदानिक। तीनों तो आपको नाम तो इस साथ साथ में याद रखना है। तीसरा है नैदानिक।
नैदानिक मूल्यांकन कौन सा होता है, यानी जब विद्यार्थी को किसी विशेष विषय में कठिनाई होती है तब उस कठिनाई के कारणों को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि इस विषय का, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जो 10th के अंदर, 11th के अंदर या 9th के अंदर होते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैथ कमजोर होती है हमारी, या मैथ को कैसे कवर करें। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं कि मैथ को आप ऐसे करके सीखने पर बल दे सकते हो, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको अलग अलग रजिस्टर में अगर सवालों को करोगे तो क्या होगा, गणित अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वो होता है नैदानिक मूल्यांकन, यानी किसी चीज़ का सुलझाना। ठीक है। चौथा होता है पूर्वानुमानात्मक मूल्यांकन। क्या है, पूर्वानुमानात्मक मूल्यांकन, यानी जब भविष्य की उपलब्धियों या क्षमता का अनुमान लगाने हेतु किया जाता है। फिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके अंदर आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को सीखने की प्रकृति जानने के लिए, दूसरा शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता जांचने के लिए, तीसरा विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान के लिए, चौथा सुधारात्मक शिक्षण योजना बनाने के लिए, पांचवा उन्नयन, चयन एवं वर्गीकरण के लिए, और छठा आता है अभिभावकों एवं शिक्षकों को प्रगति से अवगत कराने के लिए। तो आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए और साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, पहला होता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जानना, दूसरा विद्यार्थी की उपलब्धि, रुचि, योग्यता और अभिवृत्ति का पता लगाना, तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, चौथा आत्म मूल्यांकन की भावना विकसित करना, छठा अगला क्या है, विद्यार्थियों को उचित पुष्टि प्रदान करना, यानी प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ठीक है। फिर अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह केवल अंक देने का माध्यम नहीं होता बल्कि शिक्षण और अधिगम दोनों का दिशा देने की प्रक्रिया है। प्रभावी मूल्यांकन से शिक्षा अधिक उद्देश्यपूर्ण, वैज्ञानिक और विद्यार्थी केंद्रित बन जाती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करते हैं फिर स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन तथा शिक्षक द्वारा अवलोकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। हर प्रश्न आपके लिए जो बताया जाएगा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार है, यानी जो शिक्षण के लिए अधिगम है या जो भी प्रक्रिया अधिगम के लिए आंकलन है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले आपको इस यहाँ से तैयार करके अवगत कराए जाते हैं। फिर अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक अवलोकन अत्यंत उपयोगी साधन है। ये केवल उपलब्धि नहीं मापते बल्कि सीखने की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। फिर आता है स्व मूल्यांकन क्या होता है, यानी सेल्फ असाइनमेंट क्या होता है। तो स्व मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी स्वयं अपनी उपलब्धियों, कमियों और प्रगति का निरीक्षण करता है। फिर अगर इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व इस प्रकार है कि पहला है आत्मचिंतन की आदत विकसित होती है, दूसरा विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को पहचानता है, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी बढ़ती है, सीखने की प्रेरणा बढ़ती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो विद्यार्थी अपने उत्तरों की तुलना मॉडल उत्तर से करके स्वयं त्रुटियां यानी खोज करता है, यानी उसकी कमियां निकालता है, खुद के अंदर देखता है कि मेरे में कितनी कमी है या उसका सुधार कैसे कर सकता हूं। फिर दूसरा था सहपाठी मूल्यांकन। तो सहपाठी मूल्यांकन कब कैसे करता है, तो जब विद्यार्थी एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करता है, यानी जैसे कोई विद्यार्थी किसी पाठ को याद कर रहे हैं, किसी यूनिट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपस में पूछते हैं कि जैसे मान लो तू मेरे को 10% पूछ और मैं तेरे को 10% पूछूंगा, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। फिर क्या करते हैं वो आपस में मूल्यांकन करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ तुमको तो 5% याद हो गए लेकिन मेरे को तो 3% याद हुए। ऐसे करके क्या होता है जो मूल्यांकन होता है वो होता है सहपाठी मूल्यांकन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके महत्व की। इसका ये महत्व होता है विद्यार्थियों की सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है, यानी उसके अंदर भाईचारे की भावना, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है और यानी दूसरे के अंदर कमियां निकालने की, जैसे मान लो तुमने ये याद नहीं किया, ऐसा पॉइंट इसका बनना था, ऐसा भी होता है। फिर तीसरा विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को समझते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास होता है विद्यार्थियों। फिर आता है शिक्षक द्वारा अवलोकन, टीचर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार, सहभागिता, रुचि, अभिव्यक्ति और कार्यशैली का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो शिक्षक वास्तविक अधिगम स्थिति को समझ सकता है, व्यवहारात्मक एवं भावनात्मक या भावात्मक पक्षों का आकलन संभव होता है, प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता पहचानी जा सकती है, समय रहते सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। ये सब क्या होता है, इसका महत्व होता है। फिर आता है इसका निष्कर्ष, तो स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन तथा शिक्षक अवलोकन मिलकर अधिगम को अधिगम सक्रिय, लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाते हैं। आधुनिक शिक्षा में ये तीनों प्रक्रियाएं असाइनमेंट फॉर लर्निंग की आधारशिला मानी जाती है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर रहने वाला आपके लिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परीक्षण का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु प्रत्येक परीक्षण उपयोगी नहीं होता। एक परीक्षण तभी प्रभावी माना जाता है जब उसमें कुछ आवश्यक गुण स्थित होते हैं, जिसके अंदर पहले आता है वैधता। क्या होता है, वैधता, वैलिडिटी, यानी परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया जाता है। यदि गणित की परीक्षा गणितीय क्षमता मापे तभी वह क्या होती है, वैध होती है। वैध का अर्थ होता है सही, क्या होता है, सही, वैलिडिटी।
फिर दूसरा आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता रियलिटी, यानी एक ही परिस्थिति में बार बार परीक्षण लेने पर लगभग समान परिणाम प्राप्त हो। तीसरा आता है वस्तुनिष्ठता। क्या होता है? वस्तुनिष्ठता, परीक्षक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव परिणाम पर न पड़े। चौथा आता है व्यवहारिकता। क्या होता है व्यवहारिकता? तो परीक्षण का निर्माण, संचालन और मूल्यांकन सरल, कम खर्चीला और समयानुकूल होना चाहिए। फिर पांचवा आता है व्यापकता। तो व्यापकता के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि विभिन्न परीक्षण कार्यक्रम के द्वारा सभी प्रमुख भागों को समुचित रूप से कवर किया जाए। छठा है विभेदन शक्ति। इसके अंदर आपको अच्छा परीक्षण मेधावी और सामान्य विद्यार्थियों में अंतर स्पष्ट कर सके। सातवां आता है क्लियरिटी, यानी स्पष्टता, प्रश्नों की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, भ्रम रहित हो, यानी भ्रम रहित यानी इसके किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो। और आठवां आता है उपयुक्त घटना स्तर, यानी परीक्षण न अत्यधिक कठिन हो और न ही अत्यधिक सरल हो। अच्छे परीक्षण का शैक्षिक महत्व की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको ध्यान होना चाहिए, इसके अंदर आपको विद्यार्थियों की वास्तविक उपलब्धि ज्ञात होती है, शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है, सकारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जाती है, निष्पक्ष परिणाम प्राप्त होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना संग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए, शिक्षा में दोनों का महत्व बताइए। तो जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप सभी मुझे पता है क्लास को देख रहे हैं, हजारों लोग क्लास को देखेंगे, लेकिन मात्र आप 10% विद्यार्थी क्लास को लाइक करते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट के अंदर बताइए, और आप कमेंट के अंदर ये भी बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से, कहाँ से क्लास देख रहे हैं और अभी आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है। ये सब आप अगर बताएंगे तो इससे रोचकता बढ़ती है, प्लस हमारे द्वारा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करवाया जाता है कि हमें भी पता चले कि आप इस यूनिवर्सिटी से, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी या एमजीसी यूनिवर्सिटी, एमडीसी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी राजस्थान की या किसी भी देश की, तो आप उसको अच्छे से कवर करें। साथ में हमें बताएं कि सर ये यूनिवर्सिटी से क्लास देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्लास है, या इस क्लास के अंदर ये सुधार करने की जरूरत है। बस क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर शिक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम, व्यवहार, रुचि और उपलब्धि तथा कठिनाइयों को समझने के लिए सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। ये सूचना मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पहला होता है गुणात्मक तथा दूसरा होता है मात्रात्मक। दोनों की प्रकृति अलग होने पर शैक्षिक मूल्यांकन में दोनों का समान महत्व है। पहला आता है गुणात्मक सूचना, यानी गुणात्मक सूचना वे होती है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार, अभिव्यक्ति, रुचि, सहभागिता, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, अभिव्यक्ति आदि का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें संख्यात्मक भाव माप नहीं होता, बल्कि गुणात्मक अवलोकन प्रमुख माना जाता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक मापन में उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों का उपयोग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है वो देख लें इसको। तो उपलब्धि परीक्षण वह है जिसके माध्यम से ये ज्ञात किया जाता है कि विद्यार्थी ने किसी विषय या पाठ्यक्रम का कितना ज्ञान अर्जित किया है। यह पूर्व में प्राप्त अधिगम का मापन करता है। उदाहरण के रूप में वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या यूनिट टेस्ट हो सकते हैं। दूसरा आता है अभिक्षमता परीक्षण का अर्थ। तो इसके अंदर आपको अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसके द्वारा किसी विद्यार्थी की भविष्य में किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावित क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में आपको गणितीय योग्यता, भाषाई क्षमता, तकनीकी अभिरुचि, ये सब इसके अंदर देखने को मिल सकती है। फिर तत्व गुणों में मुख्य अंतर, तो आधार उपलब्धि परीक्षण होता है वर्तमान अभितम क्षमता, और अभिक्षमता परीक्षण होता है भविष्य की क्षमता का अनुमान लगाना। आधार इसका पढ़ाई के पाठ्यक्रम पर होता है, इसका जन्मजात या विकसित होता है, ठीक है। जबकि उसका समय की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण का शिक्षण के बाद होता है और अभिक्षमता का शिक्षण से पूर्व माना जाता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मौखिक प्रतिपुष्टि और लिखित प्रतिपुष्टि का शैक्षिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिपुष्टि फीडबैक, प्रतिपुष्टि का इंग्लिश में क्या होता है फीडबैक। फीडबैक नाम सभी ने सुना होगा लगभग, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है प्रतिपुष्टि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। यह विद्यार्थियों को उसकी उपलब्धियों, त्रुटियों और सुधार के क्षेत्रों में परिचित कराती है। प्रतिपुष्टि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक प्रतिपुष्टि और एक होती है लिखित प्रतिपुष्टि। सबसे पहले बात करेंगे मौखिक प्रतिपुष्टि क्या होती है, यानी जब शिक्षक सीधे बोलकर विद्यार्थी को अच्छे उत्तर या उसके व्यवहार कार्य के संबंध में सुझाव देता है तब उसे मौखिक प्रतिपुष्टि कहते हैं। उदाहरण के रूप में तुम्हारा उत्तर सही दिशा में, पर उदाहरण और जोड़ो। फिर आता है मौखिक प्रतिपुष्टि का महत्व है, तो तुरंत सुधार की संभावना उत्पन्न होती है और कक्षा में सक्रिय सहभागिता बढ़ती है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद स्थापित होता है और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ता है। गलत धारणाओं का तत्काल संशोधन किया संभव होता है। फिर आता है लिखित
प्रतिपुष्टि, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यानी जब शिक्षक कॉपी, कार्यपत्रक, असाइनमेंट या परियोजना पर लिखित टिप्पणी देता है उसे लिखित प्रतिपुष्टि कहा जाता है। यानी इसके अंदर उत्तर अच्छा है, परिभाषा सही है, किंतु निष्कर्ष स्पष्ट नहीं दिया गया है। फिर बात करते हैं लिखित प्रतिपुष्टि का महत्व। तो अगर इसके महत्व की बात करें तो विद्यार्थी बार बार देखकर अपनी त्रुटियां समझ सकता है, सुधार की दिशा संभव होती है, स्पष्ट होती है, यह स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहती है, आत्म मूल्यांकन में सहायक होती है, दीर्घकालिक अधिगम को मजबूत करती है और दोनों का तुलनात्मक महत्व है। यानी मौखिक प्रतिपुष्टि तत्कालिक होती है जबकि लिखित प्रतिपुष्टि अधिक स्थायी होती है। मौखिक प्रतिपुष्टि प्रेरक होती है जबकि लिखित प्रतिपुष्टि विश्लेषणात्मक मानी जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता एवं शैक्षिक उपयोगिता का विवेचन कीजिए। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में केवल अंक देना पर्याप्त नहीं माना जाता, इसी कारण ग्रेडिंग प्रणाली को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ग्रेडिंग वह प्रणाली होती है जिसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि को अक्षरों, प्रतीकों या श्रेणियों के रूप में विभक्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में ABCD ग्रेड हो सकते हैं, जैसे कि आपने 8वीं की मार्कशीट देखी होगी या मान लो 10th की जो मार्कशीट आती है उसके अंदर अंक के साथ साथ क्या देते हैं, ग्रेड देते हैं, यानी A+ है या BD होता है। जैसे उच्च श्रेणी के आते हैं उसको 10th क्लास के अंदर D देते हैं, या जो अपने 8 क्लास होती है उसको A+ है या A ग्रेड होता है, उसके अंदर ऐसे विभाजित किया हुआ है। फिर ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। पहला, अंक आधारित अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, यानी जो आजकल जो परसेंटेज की होड़ लगा रखी है, यानी आप देख रहे हो आपके मॉल के अंदर, आपकी क्लासेस के अंदर या आपके विद्यालयों के अंदर कि हर बच्चा आज 90% ला रहा है या मान लो बोल रहे हैं 99 बन रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा होड़ जो लगी हुई है, यानी उसके खुद को कौशल को विकास नहीं करते हुए ओनली फॉर केवल परसेंट ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए, विद्यार्थियों में मानसिक दबाव घटाने के लिए। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे तो ओनली 70% बने या 60% बने और इससे अधिक मैं बना सकता था, इसलिए उसको तनाव को कम करने के लिए क्या है, बच्चों के अंदर ग्रेडिंग प्रणाली लाई जा रही है। फिर तीसरा, समग्र विकास को महत्व देने के लिए, केवल रटने के बजाय वास्तविक समझ को प्रोत्साहन करने के लिए, मूल्यांकन को अत्यधिक मानवीय और संतुलन बनाए रखने के लिए। फिर आता है ग्रेडिंग प्रणाली की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इसके अंदर आप में देखो, पहला आता है तनाव में कमी, दूसरा व्यापक मूल्यांकन, तीसरा स्वस्थ प्रतियोगिता और चौथा आता है शिक्षक के लिए सुविधा, पांचवा विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण और फिर आता है ग्रेडिंग प्रणाली की सीमाएं। तो कभी कभी सूक्ष्म अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। समान ग्रेड पाने के लिए विद्यार्थियों को वास्तविक उपलब्धि अलग हो सकती है। यदि मानदंड स्पष्ट न हो तो भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। फिर है आधुनिक शिक्षा में महत्व है, तो CCE, इसके अंदर आपको ग्रेडिंग प्रणाली का विशेष महत्व है। ये विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को मजबूत करती है। फिर इसके निष्कर्ष की बात करें तो ग्रेडिंग प्रणाली शिक्षा को केवल अंक प्रदान नहीं कर रखकर विकास प्रदान बनाती है। ये विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करती है, न कि केवल अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। इसलिए आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली में इसका विशेष महत्व माना जाता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करो। तो आधुनिक शिक्षा में केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी की उपलब्धि को मापना पर्याप्त नहीं माना जाता। इसी कारण सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा विकसित हुई। इसमें सतत और व्यापक दोनों के अपने अपने विशिष्ट अर्थ होते हैं। तो ये विद्यार्थियों, आपने यूट्यूब चैनल SP क्लासेज बीकानेर, जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की B.Ed की क्लासेज आपके लिए आती रहे और हर क्लास आपके लिए हमारा उद्देश्य रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सके। बाकी अगर कुछ क्लासेज नहीं ले सकते हैं या मान लो कुछ क्लासेज नहीं आती है तो उनकी आप PDF ले सकते हैं, सारे क्लासेज की आप PDF ले सकते हैं और आपको नाम मात्र शुल्क में PDF मिल रही है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस को आधार बना के अच्छे से तैयार की गई विद्यार्थियों। फिर सतत मूल्यांकन के अर्थ की बात करें तो सतत मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके अंदर विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन निरंतर और नियमित रूप से किया जाता है। ये केवल अंतिम परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिक्षण अधिगम की प्रत्येक अवस्था में चलता रहता है। इसके उदाहरण की बात करें तो कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक प्रश्नोत्तर, इकाई परीक्षण, परियोजना कार्य, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, यानी व्यापक मूल्यांकन वह होता है जिसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें केवल शैक्षिक उपलब्धि नहीं बल्कि व्यवहार, रुचि, मूल्य, अनुशासन, सहभागिता आदि भी शामिल हो सकते हैं विद्यार्थियों। फिर आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना अलग से। फिर आता है शैक्षिक महत्व, विद्यार्थियों की प्रगति पर लगातार ध्यान रखा जा सकता है, त्रुटियों का समय रहते सुधार संभव होता है, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा का दबाव कम होता है, समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलता है और शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तित्व आवश्यकता समझने में सहायता मिलती है।
फिर आता है इसका व्यवहारिक उपयोगिता। व्यवहारिक अगर उपयोगिता की बात करें तो विद्यालय शिक्षा में सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों की सीखने की गति को समझने में मदद करता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को सामने लाता है। दोनों मिलकर मूल्यांकन को अधिक मानवीय और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने अगर क्लास को लाइक किया तो साथ में आपको एक हाइप का बटन मिल रहा है, तो आप उस हाइप के बटन को जरूर करें ताकि क्लास और भी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आप अभी क्लास को जस्ट देख रहे हैं, चाहे आपका एग्जाम जस्ट 2 से 3 दिन के बाद में, तो आप इस हाइप के बटन को जरूर दबाएं ताकि क्लास और भी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। फिर अगला प्रश्न आपके लिए, मनोसामाजिक आयामों के मूल्यांकन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण मूल्यांकन में मनोसामाजिक आयामों को विशेष महत्व दिया जाता है। मनोसामाजिक आयाम का अर्थ होता है, पहला आता है अभिवृत्ति, मूल्यबोध, यानी विद्यार्थी के आयामों की क्या होती है, एक तो अभिवृत्ति, एक मूल्यबोध, सामाजिक समायोजन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सहयोग भावना, अनुशासन, जिम्मेदारी जैसे गुण सम्मिलित माने जाते हैं। फिर आता है उन मूल्यांकन की आवश्यकता। तो इसके अंदर व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु, सामाजिक अनुकूलन हेतु और व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान हेतु, और उसके साथ साथ मूल्य शिक्षा के विकास हेतु। और फिर आता है मूल्यांकन की विधियाँ। इसके अंदर आपको अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, रेटिंग स्केल विधि, चेकलिस्ट विधि, सहपाठी मूल्यांकन विधि, आत्म मूल्यांकन विधि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क को मूल्यांकन के साधन के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो परियोजना कार्य आधुनिक शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ये केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं होता, बल्कि मूल्यांकन का व्यवहारिक उपकरण भी होता है। परियोजना कार्य का अर्थ की अगर बात करें, जब विद्यार्थी किसी समस्या, विषय या परिस्थिति पर स्वतंत्र या समूह में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है तो उसे परियोजना कार्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में स्थानीय जल स्रोतों का अध्ययन, विद्यालय स्वच्छता संरक्षण आदि इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। फिर आता है मूल्यांकन के साधन के रूप में परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य से शिक्षक केवल विषय ज्ञान नहीं, बल्कि योजना बनाने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल, अवलोकन शक्ति, सहयोगात्मक व्यवहार, प्रस्तुतिकरण क्षमता, रचनात्मकता आदि मूल्यांकन कर सकता है। फिर आता है परियोजना कार्य के प्रमुख चरण। तो विषय का चयन, उद्देश्य का निर्धारण, सूचना संग्रह, विश्लेषण, निष्कर्ष, प्रस्तुतिकरण, ये सब इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं विद्यार्थियों। फिर आपके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण यानी अति जो लघुतरात्मक वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी है। मापन क्या होता है, तो किसी उपलब्धि या व्यवहार को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मूल्यांकन क्या होता है, तो मापन के आधार पर गुणवत्ता का निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। आकलन क्या है, विद्यार्थी की सीखने की प्रकृति जानने और सुधार के लिए जो जाने जाने वाली सतत प्रक्रिया होती है वो आकलन कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मापन और मूल्यांकन में एक मुख्य अंतर लिखो। तो मापन अंक देता है, जबकि मूल्यांकन उन अंकों का अर्थ बताता है विद्यार्थियों। फिर अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन एक उदाहरण दीजिए, तो वार्षिक प्रक्रिया। स्वयं मूल्यांकन एक लाभ बताइए, तो विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को स्वयं पहचानता है। सहपाठी मूल्यांकन क्या होता है, जब विद्यार्थी एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। गुणात्मक सूचना क्या होती है, वर्णात्मक सूचना का अर्थ क्या होता है, रुचि और अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। मात्रात्मक सूचना क्या होती है, अंकों, प्रतिशत या स्कोर के रूप में व्यक्त करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, जिसमें उत्तर निश्चित हो और मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता न हो। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण का एक उदाहरण निबंधात्मक प्रश्न। वैधता क्या होती है, वैलिडिटी, तो परीक्षण वही मापे जिसके लिए वे बनाया गया हो। विश्वसनीयता क्या होती है, बार बार परीक्षण करने पर लगभग समान परिणाम मिलना विश्वसनीयता होती है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, तो विद्यार्थी का वर्तमान अधिगम स्तर मापता है। अधिगम परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भविष्य की संभावित सफलता का अनुमान लगाना। निर्धारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी की कठिनाइयों को, कारणों को पहचान करना। अगला प्रश्न है प्रतिपुष्टि क्या है, तो विद्यार्थी को उसके प्रदर्शन के संबंध में दी गई प्रतिक्रिया। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए मौखिक प्रतिपुष्टि का लाभ बताओ, तत्काल सुधार संभव होता है। लिखित प्रतिपुष्टि का लाभ जो स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहता है। उपलब्धि क्या है, सीखे गए ज्ञान का कौशल की वास्तविक प्राप्ति होना। अभिवृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति मानसिक प्रवृत्ति अभिवृत्ति होती है। योग्यता क्या है, तो किसी कार्य को सीखने की संभावित क्षमता योग्यता होती है। सीसी का पूरा नाम क्या है, तो कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है, निरंतर और नियमित रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। ग्रेडिंग क्या है, उपलब्धि को श्रेणियों को अक्षरों में विभाजित करना। ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए वैसे लघुतरात्मक के अंदर। फिर आपको नेक्स्ट आपको करवाने वाले अति यानी दीर्घ उत्तरात्मक।
जो आपको पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेगा मात्र। बस आप क्लास के अंदर प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया मापन, मूल्यांकन तथा आकलन की श्रृंखला स्पष्ट करो और तीनों के पारस्परिक संबंध का शैक्षिक उपयोगिता का समालोचन विवेचन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरे रूप में दे रखा है। बस आपको क्या करना है, जिसको लघुतरात्मक क्वेश्चन समझ में आ गए या जो थ्योरी समझ में आ गई उसको साथ में ये याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के प्रकार, आवश्यकता एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। आकलन और मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांतों का उदाहरण सहित विवेचन दीजिए। तो शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि जब विद्यार्थियों के सीखने को किस तरह समझते हैं, परखते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। इसी संदर्भ में आकलन और मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आकलन हमें सीखने की वास्तविक स्थिति का चित्र देता है, जबकि मूल्यांकन उस चित्र के आधार पर निर्णय लेने के सहायता प्रदान करता है। नीचे मूल्यांकन के निकाल और कुछ दे रखे। तो मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो पहला आता है, इसके अंदर हमने देख लिया कौन कौन सा होता है। पहला आता है प्रारूपिक मूल्यांकन। इसके अंदर आपको फॉर्मेटिव के अंदर आता है। पारंपरिक क्या होता है कि यानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, इसका उद्देश्य अंतिम परिणाम देना नहीं होता बल्कि सीखने में सुधार करना होता है। यह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की गति पर, प्रगति पर नजर रखता है और उदाहरण के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछना, छोटे छोटे क्विज करना, होमवर्क कराना, मौखिक स्तर देना। या प्रारूपिक मूल्यांकन वे होता है कि सीखने को सुधारात्मक बनाता है और छात्र की कमियां पहचान लेता है। ठीक है, दूसरा आता है संक्षेपात्मक मूल्यांकन। इसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य यह होता है, जानना होता है कि लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया है। या सेमेस्टर प्रणाली, बोर्ड परीक्षा, वार्षिक प्रक्रिया, फेल पास जैसी जो आधार जो जानने की प्रक्रिया होती है वो इसके अंदर आती है। हालांकि ये व्यापक रूप से होता है, उपयोग में होता है, लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो केवल क्या होती है, परिणाम पर ध्यान देती है। ठीक है, तीसरा होता है निदानात्मक मूल्यांकन। इसके अंदर भी क्या है, कमजोरियों और कठिनाइयों की पहचान करती है। ठीक है, और विद्यार्थी को किसी विषय में लगातार समस्या आ रही है तो उसके निदान के लिए बार बार गलती की जा रही है, उसको विशेष परीक्षण दिए जाते हैं। मूलभूत गणना में, अवधारणा में इसको दी जाती है। ठीक है, फिर चौथा स्थान निर्धारण प्रक्रिया। इसके अंदर भी आपको विद्यार्थी की किस स्तर में कक्षा में रखा जाए, या जैसे क्लास के अंदर 2-3 ग्रुप रखे होते हैं, यानी ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। बच्चों के साथ हॉस्टल में रहने की भी क्या होती है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। उस प्रकार से ये सब दिया गया है। फिर आती है मूल्यांकन की आवश्यकता, सीखने की प्रकृति जानने के लिए, शिक्षण वीडियो में सुधार करने के लिए, शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करने के लिए, जिसके अंदर प्रमोशन, चयन, प्रमाणन हो गया, और प्रेरणा प्रदान करना। इसके अंदर आपको अच्छे प्रदर्शन से समावेश शिक्षा में उपयोगिता देना, और साथ साथ में आपको मूल्यांकन का उद्देश्य भी ध्यान होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना, विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, मार्गदर्शन एवं परामर्श करना, पाठ्यक्रम सुधार करना, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। अगला पॉइंट है आकलन और मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला वेता विश्लेषण, ये हमने देख लिया था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि अधिगम की निगरानी से आप क्या समझते हैं। स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन तथा शिक्षण द्वारा अवलोकन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आधुनिक शिक्षा में सीखना केवल पढ़ाना और परीक्षा लेना नहीं रह गया, बल्कि ये सतत गतिशील प्रतिक्रिया आधारित फीडबैक ओरिएंटेड प्रक्रिया बन चुका है। इसी संदर्भ में अधिगम की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके माध्यम से यह समझा जाता है कि विद्यार्थी क्या, कैसे और किस गति से सीख रहे हैं और सीखने में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया समावेशी शिक्षा में और भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की शैली, गति, आवश्यकता और अलग अलग होती है। फिर अधिगम की निगरानी का अर्थ क्या होता है, तो इसके अंदर सरल शब्दों में समझे तो ये एक लगातार जांच और सुधार की प्रक्रिया है। ये क्या है, लगातार जांच और सुधार की प्रक्रिया है, जो ये सुनिश्चित करती है कि सीखना सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी विशेषताएं, इसके अंदर आपको सतत प्रक्रिया, फीडबैक आधारित, सुधारात्मक या छात्र केंद्रित या समावेशी होना पाया जा सकता है। अधिगम की निगरानी का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रकृति का पता लगाना, कमजोरियों, कठिनाइयों की पहचान करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, विद्यार्थियों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना, ये सब इसके अंदर शामिल हो गया है। फिर है स्वयं मूल्यांकन। तो स्वयं मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी स्वयं अपने सीखने, प्रदर्शन और प्रगति का मूल्यांकन करता है। अर्थ और स्वरूप, इसमें विद्यार्थी अपने कार्य जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, उत्तर और स्वयं को जांचता है और ये समझने की कोशिश करता है कि उसने कहाँ सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता मानी गई है। भूमिका और महत्व, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, जिम्मेदारी की भावना, आत्मविश्वास में वृद्धि। उदाहरण के रूप में चेक लिस्ट के आधार पर अपना कार्य का जांचना, मैंने क्या सीखा, क्या लिखा, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करो और दोनों के गुण दोषों की तुलना करो। प्रश्न आपको अच्छे से पीडीएफ में पढ़ना है, क्लासेज आपके लिए लगा रहे हैं, बस कुछ टॉपिक आपको बता रहे हैं ताकि यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, आप अच्छे से तैयारी करें। शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता या का सही आंकलन इस बात पर निर्भर करता है कि
किस प्रक्रिया के परीक्षण बताने और उपयोग करते हैं। फिर इसके अंदर दो प्रकार हैं, एक तो होता है व्यक्तिनिष्ठ और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों में उत्तर की व्याख्या, उत्तर अंकन में परीक्षक का विवेक अधिक रहता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं और अंकन अपेक्षाकृत निष्पक्ष व एक रूप होते हैं। नीचे दोनों के कुछ उदाहरण है। वैसे पहला आता है व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की प्रक्रिया। इसके अंदर आपको उद्देश्य निर्माण, पाठ्य वस्तु का चयन और ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्नों का निर्माण करना और साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अंक विभाजन और मूल्यांकन योजना बनाना, परीक्षण का पूर्व परीक्षण और संशोधन करना, प्रशासन एवं मूल्यांकन करना। भाग 2 के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की प्रक्रिया। इसके अंदर आपको उद्देश्य निर्माण, निर्धारण, ब्लूप्रिंट और सामग्री चयन करना, प्रश्नों का निर्माण करना, साथ साथ में आपको एमसीक्यू बनाते समय विशेष क्या ध्यान रहना चाहिए, यानी प्रश्न भाग स्पष्ट हो, विकल्प समान लंबाई वाले इस तरह के हो, एक ही सही उत्तर हो, भ्रमित करने वाले विकल्प तार्किक होने चाहिए, उत्तर कुंजी आंसर की और स्कोरिंग होनी चाहिए। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में पहले से ही सही उत्तर निर्धारित किया होता है। इसमें मूल्यांकन तेज और निष्पक्ष होता है। ओएमआर या कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन भी संभव होता है। जैसे आपने देख रखा होगा, यानी जो आज की कंपटीशन का एग्जाम है वो अपने ओएमआर आधारित होता है, यानी उसके अंदर आपको उत्तर तो ध्यान है इसका क्या है, बस आपको क्या होता है, फील्ड करना होता है ABCD में से एक। फिर आइटम विश्लेषण हो गया, कितने स्तर, भेदक शक्ति, मानकीकरण या व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अगर गुण दोष की बात करें तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों के गुण उच्च स्तरीय चिंतन के मापता है, अभिव्यक्ति और लेखन कौशल का विकास करता है, छात्र की रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। फिर अगला प्रश्न आपके लिए कि उद्देश्य के आधार पर आकलन के वर्गीकरण नैदानिक और पूर्वनामात्मक और निर्माणात्मक और संकलनात्मक का विश्लेषण विवेचन कीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस क्लास को यहीं तक आगे देखेंगे। बाकी अगर हो सका तो आपके लिए इसकी क्लास दूसरी और लगाएंगे। बाकी इस क्लास को अच्छे से देखें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें। मैंने हो सका जितना इस क्लास के अंदर बता दिया। बाकी जो PDF के अंदर पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 60 से 70 पेज में या 80 पेज में पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, ताकि आप हर विद्यार्थी अच्छे से इजी वे में पढ़कर इजी लैंग्वेज में और अच्छे फॉन्ट में आपको तैयार करके दी गई, ताकि आप अच्छे से इस PDF को तैयार कर सके। बस इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इस हर विद्यार्थी के साथ शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी इस क्लास को देख सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। यानी आप चाहे किसी विद्यार्थी, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस यूनिवर्सिटी से अभी क्लास को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन विद्यार्थी कहाँ से देख रहे हैं और हमारा रिस्पांस कैसा रहा है। और साथ में ये भी बता सकते हैं कि सर क्लास अच्छी थी या नहीं थी, और कमी थी तो भी बताएं और अच्छी थी तो भी अच्छा रिस्पांस दें। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।